हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें अपनी छोटी क्लासेस में, हमने लास्ट क्लासेस में ये तो सीख लिया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और हमने किस तरह से फाइंड आउट करनी है। लेकिन हम उससे अब अगला कंसेप्ट कि हमारे पास अगर कोई कंडीशन लग जाए तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, मीन्स अब हम सीखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया है, हमने 3 कॉइन्स टॉस किए हैं एक इस एक्सपेरिमेंट में। जब हम 3 कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे लिए इस सैंपल स्पेस में क्या कुछ आ जाएगा। इसमें हमारे लिए 8 केसेस बनेंगे, जानते हैं हम। जब हमने एक कॉइन को 3 बार फेंके या 3 कॉइन्स को इकट्ठा फेंके तो 8 आउटकम्स बनती हैं। वो कौन कौन सी? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। फिर इसके बाद हेड टेल टेल, अब 2 टेल आ गई हैं। अब हेड को आगे शिफ्ट करेंगे, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। तो ये हमारे लिए 8 आउटकम सैंपल स्पेस में आ गई हैं। अब हमने क्या किया है कि यहां पे हमने 2 इवेंट्स कंसिडर कर ली हैं। एक हमने इवेंट लिया है ई, जिसको हमने डिनोट किया है, क्या डिनोट किया है हमने? इसमें हमने डिनोट किया है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो इसके लिए आउटकम्स क्या क्या आएंगी? इसके लिए आउटकम्स हमारे लिए आएंगी, एटलीस्ट 2 का मतलब होता है मिनिमम 2 हेड्स, तो 3 वाले भी लेंगे। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। तो यही लेंगे क्योंकि हमने एटलीस्ट 2 हेड्स बोला है। 2 हेड वाले भी ले लिए और 2 से ज्यादा हेड वाले भी ले लिए। अब हम एफ एक और इवेंट लेते हैं जिसमें हम बोलेंगे टेल ऑन फर्स्ट टॉस या टेल ऑन फर्स्ट आउटकम, टेल ऑन फर्स्ट टॉस या फर्स्ट आउटकम। तो वो कौन से केसेस आ जाएंगे हमारे लिए? वो हमारे लिए आ जाएंगे यहां से टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। तो ये हमारे लिए 4 केसेस यहां पे बन जाएंगे। तो हमारे पास जो ये सैंपल स्पेस है इसमें 8 आउटकम्स आई हैं। तो हर एक आउट को हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं। हर एक आउटकम को हम क्या बोलते हैं? हम उसको सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो यहां पे 8 सैंपल पॉइंट्स हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे प्रोबेबिलिटी ई कितनी है, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्या आया हुआ है, हमारे पास यहां पे 4 सैंपल पॉइंट्स आए हैं। तो अगर हमारे पास सैंपल स्पेस में 8 आउटकम्स थी तो एक सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। क्योंकि ई में 4 सैंपल पॉइंट्स हैं तो इन सभी के लिए इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8 और इसकी भी 1/8 आ जाएगी। ये 1/8 4 टाइम्स आएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए आ जाएगा 4/8 इज इक्वल टू 1/2। मैं फिर आपको एक बार दोबारा बता देता हूं कि हमारे पास सैंपल स्पेस में 8 आउटकम्स आई हैं। तो यहां पे हर आउटकम को हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो हमारे लिए 8 सैंपल पॉइंट है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/8 थी। तो ई में जब हमने कम से कम 2 हेड वाले लिए तो वहां पे 4 आउटकम्स आई हैं। तो 4 बार 1/8 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास टोटल, उसकी सॉल्व करके 1/2। सिमिलरली जब हम एफ के लिए भी निकालेंगे तो यहां पे भी हमारे लिए 4 ही केस आ रहे हैं। तो सभी की प्रोबेबिलिटी 1/8, 1/8, 1/8 एंड 1/8 है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट बन गया है जिसको हमने सॉल्व किया है। अब हम क्या कर रहे हैं इसके बाद हम एक कंडीशन लगा रहे हैं। वो कंडीशन ये है कि अब हमने इस अपने एफ को एक सैंपल स्पेस में से उसका सबसेट मान लिया है। तो ये हमारे लिए अब सबसेट हो चुका हुआ है। तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस थी, अगर ये सबसेट हो चुका हुआ है तो अगर इसको हम ई से डिनोट कराएं, ई से रिलेट कराएं, तो हम बोलेंगे कि हमारे लिए अब एफ सेट है और ये जो ई है आपके लिए वो क्या हो जाएगा, वो उसके अंडर आउटकम्स हो जाएंगी। तो अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें, पहले तो सिंपल, पहले कॉमन देखते हैं दोनों में क्या आ रहा है। दोनों में कॉमन आ रहा है टी एच एच आ रहा है, यहां पे बिल्कुल आ रहा है ये लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला। तो ये यहां पे आ जाएगा हमारे लिए टी एच एच
एक ही आउटकम है जो दोनों में कॉमन है, और कोई मैच नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे THT है, वहां पे तो है नहीं कोई भी, वहां पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है इसके अलावा जो T से स्टार्ट होता, बाकी सब H से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे सारे T से स्टार्ट होते हैं, तो एक ही था। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F, क्योंकि एक सैंपल पॉइंट आया है तो इसकी आ जाएगी 1/8। ये हमारे लिए हो गया। अब हमें कंडीशन लगाई थी कि हमारे लिए ये एक सैंपल स्पेस हो गई F, और उसके अकॉर्डिंगली E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमारे लिए, क्योंकि यहां पे 4 सैंपल पॉइंट्स हैं, तो ये हमारे लिए हमने क्या माना है F को, इसको हमने सैंपल स्पेस माना है, तो इसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए अब हम ये जो डिनोट करते हैं E/F, ये हमारे लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। मींस E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, F हमारे पास पहले ही हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है, F हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो हमने E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। E होने की प्रोबेबिलिटी F के अकॉर्डिंगली, जबकि F पहले से ही प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली हुई है, तो हमने E की प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू F निकालनी है। मींस ये हुआ हमारे लिए। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, पहले हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पे हमारे लिए ऊपर आ जाएगा इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है। जो चीज भी ऑलरेडी अक्कर्ड होगी, हमारे पास 2-3 वर्ड्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में होते हैं, ऑलरेडी अक्कर्ड, ऑलरेडी गिवन, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो हमारे लिए हमेशा नीचे आते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे डिनोमिनेटर में F आ जाएगा, तो और साथ में कंडीशन होगी कि ये जो F है प्रोबेबिलिटी, ये 0 नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर में है इसलिए ये 0 नहीं हो सकती है। अब अगर आप ध्यान दोगे हमारे पास कि हमारे पास E एंड F में क्या कॉमन है, E एंड F में हमारे लिए कॉमन है, यहाँ पे E एंड F में 1 ही कॉमन है, लेकिन अगर हमने टोटल लगानी है सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंगली, तो फिर हम क्या बोलेंगे, 1/4 हमारे पास इंटरसेक्शन का वैल्यू आ रही है, क्योंकि F को हमने क्या माना है, अब F को हमने एक सैंपल स्पेस माना है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F की, वो आ जाएगी 1/4। जैसे मैंने बताया 4 क्यों आया है, 4 इसलिए आया है क्योंकि F को अब हमने सैंपल स्पेस मान लिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए E/F की प्रोबेबिलिटी, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी आ चुकी हुई है। और F की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो तो हमने सभी लेने हैं यहाँ पे, तो वो आपके लिए क्या आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा, विच इज 1। तो हमारे लिए E/F की प्रोबेबिलिटी यही आ चुकी है, दैट इज 1/4। तो हमारे लिए ये फॉर्मूला बन गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। वो क्या हमारे लिए, प्रोबेबिलिटी E/F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी F। तो इसको कैसे बोलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो ये हमने निकाल ली हुई है। मींस एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर दोबारा से, इसका क्या मतलब है कि E की प्रोबेबिलिटी हमने F में से निकालनी है। F हमारे पास 4 था, तो उसमें से ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है E की। E उसमें हमारे पास जो हमारे पास कॉमन है दोनों में, E की प्रोबेबिलिटी F में से निकालनी है, तो E और F में सिर्फ एक ही कॉमन है, तो वो हमारे लिए E/F हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया आपको। तो ये हमारे लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। इसमें कुछ हमारे पास फॉर्मूले भी होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं क्या है इनकी प्रॉपर्टीज कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के बीच में। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है, पहली हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास है प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी S/F, या प्रोबेबिलिटी ऑफ S गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो ये हमारे पास आ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, क्या बताया था अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, मैंने आपको बताया था जैसे इधर E/F या E प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू इंटरसेक्शन अपॉन गिवन दैट जो है वो नीचे आता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी S इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी F। तो स्टूडेंट्स हमारे पास S जो है वो एक सैंपल स्पेस है, F हमारे पास क्या है, उसका एक सबसेट है सैंपल स्पेस का। तो जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास, आपको पता है कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, तो छोटे वाला जो सबसेट है वो सेट का ही हिस्सा है, तो इसीलिए हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी F आ जाएगा जो छोटा है दोनों में, और इधर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी F, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए
1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से ये हमारा रिजल्ट बन गया है। एक हमारे पास और है इसमें प्रोबेबिलिटी f बाय एफ। सेम इसी तरह से हम इसको भी निकाल लेंगे। वो क्या करेंगे, ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगी दोनों की सेम की, नीचे प्रोबेबिलिटी f आना है, तो f को f से हम जब कॉमन निकालेंगे या इंटरसेक्शन करेंगे तो f आएगा, नीचे भी f आएगा, विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे लिए दोनों के रिजल्ट जो हैं s बाय एफ या f बाय एफ, ये हमारे लिए 1 है। इसी तरह से एक और हमने अपनी प्रॉपर्टी करनी है। वो क्या है, हमें गिवन है कि इफ a एंड b आर एनी टू इवेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस, जैसे हमने पीछे ली थी, हमारे पास सैंपल स्पेस की दो इवेंट्स हैं a एंड b, जैसे पीछे EF ली थी हमने। हमें बोला गया है कि आपके पास साथ में गिवन है f इज एनी इवेंट ऑफ s, एक f जो है वो s की एक इवेंट है, और हमें कंडीशन है जैसे हमने पीछे भी किया था कि ये जो नीचे वाली हमारे पास डिनोमिनेटर है pf नॉट इक्वल टू 0। उसी तरह से हम जैसे सेट्स में करते थे फॉर्मूले, हमारे पास ऐसा फॉर्मूला होता था एक, प्रोबेबिलिटी a यूनियन b गिवन दैट f है हमारे पास, तो किसके इक्वल होता था a यूनियन b, हमारे पास होता था ये प्रोबेबिलिटी a, बिल्कुल उसी तरह से इधर f आएगा नीचे, प्लस प्रोबेबिलिटी b, इधर भी f आ जाएगा, और साथ में हमारे पास आ जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b। ये हमारे लिए एक प्रॉपर्टी और है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, आपको ये प्रूव करना आ भी सकता है पेपर में। तो अगर हमें ये गिवन हो, क्या गिवन हो कि a एंड b आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है मींस a एंड b में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनकी जो इंटरसेक्शन है, कॉमन मींस इंटरसेक्शन, वो कितनी आ जाएगी, वो 5 आ जाएगी। और जब हम इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो 5 हमारा 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जब हम ये वाला पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या रह जाएगा, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा a यूनियन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी a प्लस प्रोबेबिलिटी b, क्योंकि जो हमारे पास a इंटरसेक्शन b वाला पोर्शन है वो हमारे लिए 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हमने ये प्रूव करना हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, किस तरह से प्रूव कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं इसका प्रूफ। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। क्या है हमारे लिए प्रूफ इसका, हमारे लिए इसका प्रूफ है कि ये वाली साइड लेके चलते हैं हम, a यूनियन b f, लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी हमने, a यूनियन b f। क्योंकि स्टूडेंट्स हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, तो क्या बताया था मैंने आपको कि ऊपर तो ये फर्स्ट और क्या आना था, दूसरे की साथ में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन f, ये आ गया हमारे लिए। और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी गिवन वो क्या है, f, तो डिनोमिनेटर में f आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए आ जाएगा a इंटरसेक्शन f, ये आ गया हमारे लिए, बीच में यूनियन है तो आ जाएगा b इंटरसेक्शन f डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f, ये बन चुका है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको a मानते हैं दिमाग में अपने, और ये बीच में यूनियन और ये b, तो हमने अभी फॉर्मूला किया था, क्या लगाएंगे, यूनियन आ गया, तो ये फर्स्ट वाला आ गया आपके लिए, ठीक है जी, ये फर्स्ट हो गया आपके लिए। सिमिलरली बीच में फिर सेकंड वाला आ गया आपके लिए, और माइनस दोनों का इंटरसेक्शन आ गया, a इंटरसेक्शन f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन f, तो ये आ गया हमारे लिए। और डिनोमिनेटर में pf तो चल ही रहा है हमारे लिए, तो ये बन गया हमारे लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं हम, अब इसको हमने लिख दिया है प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन f, तो नीचे f आ गया है, इसको लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी b इंटरसेक्शन f, ये भी pf आ गया है, और लास्ट में यहां पे इनको इकट्ठा करें, सभी इंटरसेक्शन है, तो ये आपके तीनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। किस तरह से आपको इसको लिख सकते हो, देखिए इसको आप लिख सकते हो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन f, ये इकट्ठा कर दिया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास प्रोबेबिलिटी f ही आ रहा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अब हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी
ए इंटरसेक्शन एफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यही फॉर्मूला था हमारे पास। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ए गिवन दैट एफ, तो ये जब आ जाए तो आप क्या लिखते हो, ऊपर दोनों के इंटरसेक्शन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी, जो नीचे वाला है प्रोबेबिलिटी एफ, तो वही लिखा हुआ है। सिमिलरली इधर भी यही हो जाएगा बी बाय एफ, और इधर भी सेम हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में साथ में एफ। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला प्रूव कर दिया है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? तो ये हमारे लिए फॉर्मूला है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर डिसजॉइंट हो फिर ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, फिर हमारा फॉर्मूला इतना रह जाएगा बस। ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 है। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। काफी इजी है स्टूडेंट्स। इन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आगे हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लेनी है। पहले हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, फिर हम इसकी एग्जांपल्स भी सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टी 3 हमारे पास जैसे हमने पढ़ा हुआ है ये पहले भी, क्या मैं आपको लिख के बताता हूं। इधर हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमने पढ़ा है। इसी तरह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ लेते हैं। वो हमारे लिए क्या आ रहा है वो देख लेते हैं हम। वो आएगा कि प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट एफ, ये आ गया ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ। सेम इसी तरह से ये इस तरफ भी लेके जा सकते हैं, मींस इस तरह भी लिख सकते हो आप इसको। तो एक ही बात है, ये तो हमने शिफ्ट किया है, ट्रांसपोज किया है टर्म्स को, लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में, तो ये बन गया हमारे लिए। अब अगर आपको ये भी प्रूव करना आ जाए तो किस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, आपको ये पता है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा है प्रोबेबिलिटी एस बाय एफ इक्वल्स टू 1। तो हमारे लिए जब ये आ गया, एस का मतलब क्या है हमारे लिए, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होती है, वो हमारे पास यूनियन हो जाती है किसकी, किसी सेट की और उसके कॉम्प्लीमेंट की, दोनों की सैंपल स्पेस कंप्लीट, जैसे हम यूनिवर्सल सेट बोल देते थे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस एस की जगह ये अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ई यूनियन ई डैश, और ये एफ आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 1। अब जब हमने इनको इकट्ठा किया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी लगा सकते हैं। तो लगाइए, इस पे क्या लग जाएगी, वो लग जाएगी प्रोबेबिलिटी ई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ई डैश एफ इज इक्वल टू 1। क्योंकि हमें ई एंड ई डैश क्या है हमारे लिए, डिसजॉइंट सेट्स हैं। आपको पता है ये डिसजॉइंट है क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है। ई और ई कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। अगर ये ऑपोजिट होता है तो हमारे लिए वो क्या हो जाता है, डिसजॉइंट। यहां पे लिख लेते हैं ई एंड ई डैश आर डिसजॉइंट। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस, ये था आपका प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि डिसजॉइंट है तो ये तो खत्म हो गया, तो फिर हमने क्या लिख देना है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी की एडिशन। हमारे लिए फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, ई है, और सेकंड प्रोबेबिलिटी हमारे लिए क्या है, ई डैश है। तो एफ तो नीचे आना ही है क्योंकि कंडीशन है हमारे लिए, और यही हमने प्रूव करना था। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट वाला लेफ्ट हैंड साइड में रखना है तो आप राइट हैंड साइड में ई वाला लेके चले जाएंगे। ठीक हो गया, ये हमने अपना यूनियन का लगाया है। आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, ये ए यूनियन बी होता है। ठीक है जी। अभी हमने एफ से कंडीशन प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन करने हैं स्टार्टिंग। तो चलिए ये प्रॉपर्टी की हेल्प से हम एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इजी हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल फर्स्ट क्या है हमारे लिए, एग्जांपल फर्स्ट में हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 7/13, प्रोबेबिलिटी बी हमें गिवन है 9/13 एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है 4/13। और आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, ये फाइंड करना है। तो
हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या फॉर्मूला बताया था आपको अभी, प्रोबेबिलिटी ए बी ऑलरेडी अकर्ड, तो ये आएगा दोनों का इंटरसेक्शन, ऑलरेडी अकर्ड है तो वो नीचे आ जाएगा बी। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आपको गिवन है 4/13 एंड प्रोबेबिलिटी बी है हमारे पास 9/13। ये 13 से 13 कैंसल, आंसर आ जाएगा 4/9। इस तरह से ये एग्जांपल्स हमने सॉल्व करनी है। काफी इजी लग रही होंगी आपको। इसी तरह से हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारे लिए क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या स्टेटमेंट है और उसकी क्या सैंपल स्पेस बनने वाली है। हमें गिवन है क्वेश्चन में, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन की फैमिली है। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बना लो। 2 चिल्ड्रन की फैमिली है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी, सैंपल स्पेस बनेगी बॉय बॉय, दोनों लड़के हो सकते हैं। ये हमने जो पहला लिखा है इसका बर्थ पहले हुआ है। इसी तरह से बॉय गर्ल, अब जो बॉय है उसका जन्म पहले हुआ है, गर्ल का बाद में हुआ है। मींस बॉय आपका क्या हो गया, बॉय आपका एल्डर हो गया और गर्ल आपकी यंगर हो गई। ऐसे भी हो सकता है कि गर्ल पहले हो जाए बॉय बाद में हो जाए। और यहाँ लास्ट कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों गर्ल्स हो जाए फैमिली में, क्योंकि 2 चिल्ड्रन की फैमिली है। अब आगे हमें कंडीशन क्या दी हुई है, इसमें कंडीशन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। गिवन दैट, जैसे मैंने बोला था, जो गिवन दैट है वो हमारा नीचे आता है, डिनोमिनेटर में आता है। तो गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, पहले उसने क्या बोला, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट कर लेते हैं। हमने इसके नाम रखने होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 चीजें निकालनी है कंडीशन में, E/F या F/E, या एक निकालनी है, दूसरा हमें गिवन है, वो नीचे आना होता है। तो हमने दोनों के नाम रखने हैं। तो सबसे पहले ई हमारे लिए क्या बोला था उसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो हमने निकालना है वो हमने ऊपर रखना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ द चिल्ड्रन। तो देखिए इसमें कितने हैं बोथ बॉयज वाले केस, एक ही है, तो ये भी आ गया है। और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी पूछूं आपसे, वो कितनी है, प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी आ रही है यहाँ पे, वो आपकी एक ही केस आ रहा है और टोटल केसेस 4 है, तो 1/4। और एफ हमने क्या लिया है, एफ उसने बोला है चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट ऑलरेडी अकर्ड, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये डिनोमिनेटर के लिए हैं, दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो ये पहले वाला केस हो जाएगा वन ऑफ देम इज अ बॉय में, ये दूसरा केस भी हो जाएगा, उसमें भी एक लड़का आ रहा है, और एक ये तीसरे वाला भी हो जाएगा। लास्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एक भी बॉय नहीं है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी एफ आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी एफ हमारे लिए 3/4 आ रही है, क्योंकि 3 केसेस है और टोटल 4 थे। अब हमें इंटरसेक्शन भी निकालनी है। इंटरसेक्शन ध्यान दोगे एक ही है जो दोनों में कॉमन है, दैट इज बीबी। तो बीबी आ गया, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे लिए, वो भी हमारे लिए 1/4 आ गई हुई है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है E/F। E/F क्यों, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं इसी बात को, जो F है वही उसने पूछा है, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय मींस F वाली प्रोबेबिलिटी, तो वो नीचे आएगा। तो क्या आ गया, E इंटरसेक्शन F कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय F। तो हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और F की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/3। इस तरह से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम अपनी इस एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 3 भी देख लेते हैं, उसमें क्या स्टेटमेंट है, क्या सैंपल स्पेस बनेगी। ठीक है जी, अभी हमने उसको भी देखना है। आप मेरे साथ ना वीडियो में लास्ट तक सभी बने रहें, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्लियर होता जाए। स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आने वाले जो हमारे और भी कंसेप्ट्स हैं उनमें भी हेल्पफुल होता है। तो ठीक है, अब एग्जांपल 3, 10 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। हमारे पास 10 कार्ड्स हैं, उनके ऊपर हमने नंबर लिख दिए 1 to 10, उनको हमने बॉक्स में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया हुआ है, और हमने उसमें से एक कार्ड निकालना है। इफ इट इज नोन दैट, फिर वही बात, इट इज नोन दैट ऑलरेडी अकर्ड, गिवन दैट, ये सब हमारे पास
जो नीचे वाले डिवाइड में आते हैं वो होते हैं हमारे पास। तो क्या लिखा है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं कि कार्ड्स को मिक्स कर दिया एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली इफ इट इज गिवन दैट नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3। तो हम क्या करते हैं, जो हमने नीचे लिखना उसको एफ नाम रख लेते हैं। तो मोर देन 3 चाहिए हमें, वो मोर देन 3 मैंने एफ ले लिया, ई मैं बाद में बताता हूं। मोर देन 3 1 से 10 के में पूछ रहा है मोर देन 3, तो मोर देन 3 में कौन सा आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि मोर देन 3 है तो 3 छोड़ के बाकी 7/10 आ जाएगी। तो ये तो ऑलरेडी अक्कड़ हो गया जो नीचे आएगा। आगे क्वेश्चन में बोला गया है इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड्स इज मोर देन 3, ये हमने कर लिया। आगे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशन हमें ये लग गई है, लेकिन निकालनी किसकी है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो ई हमने क्या लेना है, ई हमने ले लेना है इवन नंबर। इवन नंबर कौन सा आ जाएगा 2 4 6 8 10, क्योंकि हमारे पास 10 तक ही कार्ड है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/10। और सैंपल स्पेस हमारे लिए टोटल क्या थी, वो हमारे लिए 10 तक नंबर्स थे कार्ड्स के। तो ये हमने 10 तक भी नंबर लिख लिए हैं। ई हमारे लिए क्या है, आप डिनोट भी करना है इधर, पहले आपने डिनोट करना है, बाद में प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। ई क्या था, इवन नंबर, इवन नंबर कार्ड्स। और एफ क्या था, नंबर मोर देन 3। तो ये हमने निकाल लिया है। अब क्या करना है इसके बाद दोनों में हमने कॉमन भी निकालना है। कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन अगर ध्यान दोगे आप इवन नंबर ही कॉमन आएंगे, 2 तो नहीं आ रहा इसमें, 4 मैच कर रहा है, एक 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 एंड 10। तो ये 4 हमारे पास मैच कर रहे हैं। इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये आ जाएगा 4/10। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें बोला था उसने कि आपने कार्ड वो निकालने हैं जो इवन है, लेकिन कंडीशन हमें क्या गिवन है कि नंबर मोर देन 3 हो। तो वो एफ नीचे आ जाएगा, ऊपर इंटरसेक्शन और डिवाइड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एफ से। तो इंटरसेक्शन कितनी आई 4/10 और एफ से डिवाइड किया 7/10। तो आंसर आ जाएगा 10 से 10 कटने के बाद 4/7। इस तरह से हमने ये अपना क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। क्लियर होगा आपको, ठीक है जी। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो आप अब नेक्स्ट एग्जांपल भी मेरे साथ साथ करें। एग्जांपल नंबर 4। स्टूडेंट्स अपने पास अपनी एनसीईआरटी और अपनी कॉपी पेन जरूर रखा करें ताकि आप साथ में करते जाइए क्वेश्चंस। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है। इसमें बोला गया है कि इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स पहले लिख लेते हैं कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स वो हमारे लिए 1000 है, मींस बॉयज एंड गर्ल्स टोटल। इसके बाद बोला गया आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 430, ये पूरे स्कूल की हैं 430 गर्ल्स। इसके बाद बोला गया इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। तो जो इसकी 10% है वो क्लास 10 की गर्ल्स हैं, 12 की गर्ल्स हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 12 वो कितनी है, इसकी 10%। तो अगर हम इसका 10% निकालेंगे, गर्ल्स का ही निकालेंगे क्योंकि गर्ल्स निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 10/100 इंटू 430। तो दोनों जीरो कट जाएंगी विच इज इक्वल टू 43। तो ये गर्ल्स वो आ गई हैं जो स्कूल की हैं और उसी क्लास स्कूल में जो 12th क्लास है उसकी गर्ल्स हैं। ठीक हो गया जी। ये भी गर्ल्स हैं 12th क्लास की हैं, ये भी गर्ल्स हैं 430, ये पूरे स्कूल की हैं। तो हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12 गिवन दैट चोजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। फिर वही बात है कि जो हमने एफ लेना है, जो डिनोमिनेटर में आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमने गर्ल्स को चूज करना है। तो गर्ल्स को चूज करना है तो टोटल आएंगी। और ई हमें क्या बोला गया था, ई हमें बोला गया था कि आपने 12th क्लास की गर्ल्स निकालनी है। तो ई हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स स्टडी इन क्लास 12, वो हमारे लिए आ जाएंगी पहले। ठीक है जी, स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 12। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं सीधी हम। स्टडी इन क्लास 12 कितनी गर्ल्स हैं 43 और टोटल कितनी है स्टूडेंट्स
1000। इसी तरह से F हमारे पास क्या हो गया, जो टोटल गर्ल्स हैं, गिवन दैट है ना, तो वो टोटल गर्ल्स दी हुई हैं 430/1000। तो हमें क्या निकालना है, E/F। तो ऊपर तो इंटरसेक्शन आएगी, सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंटरसेक्शन है। क्यों इंटरसेक्शन है, क्योंकि ये गर्ल्स भी हैं और ये +2 की भी हैं, तो यहां पे E इंटरसेक्शन F आएगा। ठीक हो गया जी, E इंटरसेक्शन F है क्योंकि ये गर्ल्स भी हैं 43, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ क्लास 12 43, और ये 12th क्लास की भी हैं, तो हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, वो इंटरसेक्शन हो गया। तो अब हमारे पास ऊपर इंटरसेक्शन आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा प्रोबेबिलिटी F से। तो क्या आ गया, 43/1000 डिवाइड बाय 430/1000। तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 43/430, तो ये कटिंग हो गई 1/10। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/10 आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने चूज करनी है ये गर्ल्स जो क्लास 12 की होंगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में क्या बोला गया है, उसने 3 डाइस के बारे में डिस्कशन के लिए बोला है। तो आपको पता है कि जब हम एक डाइस फेंकते हैं तो टोटल आउटकम 6 होती हैं, जब हम 2 डाइस फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स 36 होती हैं, क्योंकि 6 की पावर 2। 6 क्यों, 1 2 3 4 5 6, और 2 क्यों, क्योंकि 2 डाइसेस हैं। अगर हमारे पास 3 डाइस हैं तो 6 की पावर 3, तो टोटल आउटकम्स आएंगी 216। 6 की पावर 3 216, तो टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी इस एग्जांपल में डाइस के लिए, 216। टोटल आउटकम्स इक्वल टू 216। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, हमें बोला गया है कि ए, आपने नाम पहले से डिफाइंड है, पर ए क्या चीज है, 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तो थर्ड थ्रो के ऊपर 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या आउटकम्स आएंगी, 114, 124, 134, इस तरह से चलती जाएंगी। सिमिलरली 214, 224, 234, ये 234 हो गया, एंड ये भी चलती जाएंगी। सिमिलरली 3 वाली लाइन 314, फिर 414। फर्स्ट का मतलब नहीं है हमें थर्ड पे 4 चाहिए, तो वो तो आ ही रहा है। फिर 514, 614, इस तरह से ये आउटकम्स चलती जाएंगी आपकी। तो ये टोटल आउटकम्स आ गए हैं, जो थर्ड नंबर पे 4 आ रहा है। इसी तरह से बी उसने बोला है 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकंड, तो आपका जो 6 है वो फर्स्ट पॉइंट पे आना चाहिए, पहले 6 आएगा और सेकंड पे 5 आएगा। पीछे तो कुछ भी आ सकता है, तो पीछे 1 6 5 का आना जरूरी है फर्स्ट एंड सेकंड पे। 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, ठीक है, और 6 5 5 एंड 6 5 6। हमारा पहली पोजीशन पे 6 और सेकंड पे 5 आना जरूरी है। अगर आप इनमें कॉमन देखोगे, अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन हमारे पास आ रहा है वो वाला जिसमें थर्ड पे 4 आएगा। सिर्फ एक ही है जिसमें थर्ड पे 4 आ रहा है इन दोनों में कॉमन, क्योंकि हमें ए में बोला गया था वो लेने हैं जब थर्ड पे 4 आए, और बी में बोला गया था कि फर्स्ट में 6 और सेकंड में 5 आना चाहिए। तो लास्ट में थर्ड में 4, तो यही है जो दोनों में कॉमन है, 6 5 4, ये हमने कॉमन निकाल लिया, इंटरसेक्शन हो गया। अब क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो बी ऑलरेडी अकर्ड है, तो मैंने बताया था वो डिनोमिनेटर में आएगा। इस तरह से ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या फॉर्मूला आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एक ही है। अब आप प्रोबेबिलिटीज भी निकाल सकते हो, यहाँ पे एक ही केस है और टोटल तो 216 है हमारे पास, और बी के लिए कितने केस है, 1 2 3 4 5 6, 6 बाय 216, तो 216 कट जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। इस तरह से हमारी एग्जांपल हो गई। अब हम करते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 6, ये हमने 5 की है, अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 6। देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 में क्या है और उसकी स्टेटमेंट क्या है वो भी पढ़ लेते हैं साथ ही, और साथ में उसकी सैंपल स्पेस बना के हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें गिवन है एग्जांपल नंबर 6 में, अ डाई इज थ्रोन
ट्वाइस, अगर हम डाइस 2 बार फेंकेंगे तो कितने केसेस बनेंगे आपको पता है, 36 केसेस बनेंगे। सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। एक तो हमारे पास क्या है, 6 टोटल होना चाहिए, और वो कहां पे आएगा आपका, जो 6 टोटल आना चाहिए वो देख लेते हैं। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। हमें बोला गया कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 4 है वो हमारे पास कम से कम एक बार आता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस ले लेते हैं। कौन सी, वो वाली लेंगे जिसमें 4 जो है कम से कम एक बार आता हो। तो हमारे लिए क्या आ जाएगा जिसमें 4 एक बार आता हो, ये हमारे लिए ई है। 4 1, 4 2, 4 3, एक बार तो आना ही चाहिए एटलीस्ट वंस। तो कम से कम एक बार, 2 बार आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से ज्यादा बार आ नहीं सकता क्योंकि 2 बार डाइस फेंकी है। 4 5, 4 6, और कैसे आ सकता है, और आ सकता है आपके लिए 1 4, 2 4, 3 4, 4 4 तो ले लिया हमने, फिर उसके बाद 5 4 एंड 6 4। कितने केसेस बन गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारे लिए 11 केसेस बन चुके हुए हैं। एफ में क्या बोला था जो ऑलरेडी अकर्ड है, वो उसने हमें बोला था कि सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, जिनका टोटल 6 आता हो। तो काउंट कर लेते हैं 6 वाले कौन कौन से होंगे। 1 5, इसका टोटल 6 आ रहा है, फिर 2 4, इसका टोटल भी 6 आ रहा है, और कौन सा हो सकता है 3 3, 3 3 के बाद 4 2, 4 2 के बाद 5 1। तो यही केसेस बनेंगे। ये कितने बन गए हमारे पास, 5 केसेस बन गए हैं। तो ये 5 केसेस है, प्रोबेबिलिटी बाद में निकाल लेते हैं। अब दोनों में कॉमन भी देख लेते हैं। कॉमन का मतलब था कि 4 भी आता हो और टोटल 6 भी हो। कितने केसेस है हमारे पास, वो हमारे पास 2 केसेस हैं। 4 भी आ रहा है कम से कम एक बार और 6 भी आ रहा है, तो 2 केस बन गए ये वाले। अब प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ई, क्योंकि हमारे पास 2 बार डाइस को फेंका गया तो 36 केस बनेंगे, तो आ जाएगी 11/36। सिमिलरली एफ के लिए प्रोबेबिलिटी 5 केसेस थे, 5/36। दोनों में इंटरसेक्शन 2 केसेस की थी, तो 2/36। निकालना हमें क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ। फॉर्मूला लगा दो आप प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल का। प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ इज डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी एफ। ई बाय एफ मीन्स 2/36 और प्रोबेबिलिटी एफ मीन्स 5/36। 36 कैंसिल हो जाएगा दोनों में क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है, तो आंसर हमारे लिए आ जाएगा 2/5। इस तरह से हम ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम और इसको पहले रब कर लेते हैं। आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि हमने काफी क्वेश्चंस जो हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी के कर लिए हुए हैं। जब ये हमारी एग्जाम्पल्स कंप्लीट होंगी उसके बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे इसकी। तो चलिए पहले हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है उसकी। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोला गया इसमें, हमें कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। हमने एक्सपेरिमेंट एक कर रहे हैं जो कॉइन टॉस कर रहे हैं। अगर कहता है कॉइन आपका हेड आ रहा है, देखिए हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन उसने बोला है कि अगर हेड आ रहा है, इफ द कॉइन शो हेड टॉस इट अगेन, दोबारा फिर फेंक देंगे। हेड आया था, हेड तो ये वाला ही है, हेड आया था यही वाला हेड है, लेकिन जब दोबारा फेंका तो दोबारा क्या आ सकता है, ये हम दोबारा के लिए लिख रहे हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही आएगा और तो कुछ नहीं आ सकता। लेकिन आगे हमें बोल रहा है कि अगर टेल आ रहा है पहली बार में तो आपने डाइस फेंकना है। यहां पे टेल आया है तो डाइस फेंकेंगे। डाइस में क्या आएगा, T1 आ सकता है, T2 आ सकता है, T3 आ सकता है, T4 आ सकता है, T5 आ सकता है एंड T6 आ सकता है, क्योंकि डाइस पे 6 तक नंबर होते हैं। ये हमने लिख लिया। अब इसकी सैंपल स्पेसेस बन चुकी हैं। क्या क्या सैंपल स्पेस बनी है हम लिख लेते हैं। 2 H वाली बन गई ये, फिर HT वाली, फिर T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। ये हमारे पास सैंपल स्पेसेस बन चुकी हुई हैं। अब हमने इन सब की प्रोबेबिलिटीज भी लिख लेनी है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास HH की कितनी बनेगी, अगर आप ध्यान दो प्रोबेबिलिटी HH की कितनी बनेगी। पहले पास हमारे पास एक कॉइन था, यहां हमने कॉइन रखा, HNT आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। कॉइन में ऐसे ही होता है, जब एक कॉइन फेंकते हैं तो हेड की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, टेल की भी,
तो ये टेल की भी 1/2 हो गया। यहां पे हेड को हमने आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर 1/2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 1/2 का हाफ क्या होता है 1/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4। क्यों? क्योंकि हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। और नीचे वाले टेल को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमारे पास 1/2 को अगर हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डिवाइड मतलब इस तरह से, तो वहां पे 1/12 आ जाएगा। तो यहां पे इसकी सभी की प्रोबेबिलिटीज, ये जो नीचे वाला केस है 1/12 आ जाएंगी। क्लियर हो गया होगा आपको कि हमने ये प्रोबेबिलिटीज किस तरह से निकालनी है। देखिए एक बार दोबारा बता देता हूं, एक कॉइन था जिसको हमने टॉस किया, हेड या टेल आया, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। जब हेड आया तो दोबारा फिर कॉइन टॉस किया, तो वो हमारे पास हाफ जो है 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड हो गया, तो इसलिए 1/4 आया। यहां पे जो नीचे हाफ है ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो 1/12 सबकी आ जाएगी नीचे वाले केसेस में। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेसिस की प्रोबेबिलिटीज आ चुकी हुई हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। हमें बोला गया फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 चाहिए हमें। तो ग्रेटर देन 4 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। ग्रेटर देन 4 के लिए, ग्रेटर देन 4 हमारे लिए कहां कहां है, डाइस पे 5 और 6 वाला है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या आ गया, ग्रेटर देन 4। तो हमारे लिए ई हो गया ग्रेटर देन 4। एक आएगा T5 एंड T6। आगे क्या बोला है, एफ में क्या बोला गया है, एफ में बोला गया है हमें गिवन दैट, वो एफ होगा, मैंने बोला था ऑलरेडी अकर्ड, गिवन दैट वाला, देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, तो उसमें कम से कम एक टेल आती हो। तो यहां पे अगर ध्यान दो, पहला केस छोड़ के दोनों HH वाला, बाकी सब में एक टेल आ रही है, तो क्या आ जाएगा HT, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। अब दोनों में कॉमन देख लेते हैं। कॉमन हमारे पास कौन सा आ रहा है, T5 आ रहा है और एक T6 आ रहा है। अब हमें अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे लिए क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी E/F। E/F आ गई। तो फॉर्मूला क्या था हमारे लिए, हमारे लिए फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी F। तो E इंटरसेक्शन F, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो तो निकाल ली नहीं हमने। वो हमारे पास T5 की प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने बोला है कितनी है 1/12, इसकी भी 1/12 है। तो दो केस हैं, इनको ऐड कर लोगे आप, तो ये आ जाएगा 2/12। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 2/12। इसी तरह से अगर आप F की प्रोबेबिलिटी निकालो, F में कितने केसेस हैं, ये वाले केसेस हैं, इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालनी थी हमने। तो HT की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। फिर उसके बाद सारे नीचे वाले हैं ये 1/12, 6 टाइम्स 1/12, तो ये आ गया 1/4। यहां पे कटिंग कर देंगे तो 1/2, एलसीएम लिया 4, तो यहां पे हमारे लिए आ गया 1 + 2 दैट इज 3/4। तो यहां पे आ जाएगा 3/4। अब हम क्या करेंगे, यहां पे डिवाइड कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर है इसके पास आपकी फ्रैक्शन में जो 4th नंबर पे होता है वो फर्स्ट पे चला जाता है, ये आ गया यहां पे। और जो आपका सेकंड और थर्ड नंबर है ये इकट्ठे हो जाते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड। यहां पे कटिंग कर दो आप, 4 3 12, तो आंसर आ जाएगा 2/9। इस तरह से ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल्स हमने कर ली हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको जितनी भी मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एग्जांपल समझाई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी एग्जांपल से रिलेटेड एक्सरसाइज 13.1 का वीडियो दूंगा स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।